नमस्कार दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्सव। दर्शकों, आज का विषय है ध्यान का विज्ञान। हमने ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, हमारी परंपराओं में ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें हैं। कुछ सार्थक बातें हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है, उसके विज्ञान के बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन्हीं वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं 4 खास मेहमान जो बात करेंगे ध्यान के विज्ञान की। हमारे साथ जुड़े हैं गुंजन त्रिवेदी जी, जो योग एक्सपर्ट है। गुंजन जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन में। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पार्थ वैष्णव। डॉक्टर पार्थ वैष्णव साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर पार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुधीर शाह। डॉक्टर सुधीर शाह बहुत ही जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है, और सुधीर शाह जी उन्होंने बहुत ही संशोधन किया है ध्यान के विषय में। सुधीर शाह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मंगलौर से जुड़ रहे हैं ऋषि रंजन जी। ऋषि रंजन जी ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान के अभ्यासी है, बहुत वर्षों से लोगों के साथ भी वो जुड़े हैं, रिसर्च किया उन्होंने ध्यान और ब्रेन वेव्स के ऊपर, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऋषि जी, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर सुधीर शाह जी से। डॉक्टर सुधीर शाह, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने ध्यान पे खूब शोध किया है, खूब लिखा भी है। आपके नज़र में ध्यान क्या है और ध्यान का विज्ञान क्या है? सुधीर जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर सुधीर, आपसे पूछना चाहूँगा, आपका काफ़ी शोध है ध्यान के विषय में। तो आपकी नज़र में ध्यान क्या है और उसका वैज्ञानिक पहलू क्या है? आपकी शोध क्या कहती है? ध्यान एक अंतर्दर्शन की प्रक्रिया है, स्वदर्शन की प्रक्रिया है, और साथ में परमात्मा दर्शन की प्रक्रिया है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहे, वो लिबरेशन, मुक्ति का मुख्य मार्ग है। वैसे तो हमारे दुख के जो मुख्य कारण है वो हमारे अंदर ही है, जो हमारे मन के विचार, विकार, वृत्ति, राग, द्वेष, इच्छा वगैरह है। और ध्यान के जरिए हम हमारी खुद की चेष्टाएं, वृत्तियां, इच्छा, विकार को देख पाते हैं। वो ध्यान का मुख्य रहस्य है। पर वैज्ञानिक भाषा में जब तक इसके ऊपर संशोधन नहीं हुआ था, तब तक ध्यान और योग को एक प्रकार का कोई तो हेलुसिनेशन ऐसा माना जाता था। पर 2002 के बाद जो स्पेक्ट, एफएमआरआई, पीईटी, पैट, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम वगैरह के प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि ध्यान की जो प्रक्रिया है उसमें 4 चीज होती है। पहला काम तो जो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हम बाहर की गतिविधियों से जुड़ते नहीं है, हम अंदर चले जाते हैं। उसके टाइम ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस होते हैं। खास करके मुख्य जो हो रहा है वो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा खुद का कॉन्फिडेंस और मूड बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज होती है ध्यान के दौरान, वो हमारा गाबा, जो GABA है, गाबा हमारा ग्लूटामिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे हम शांत हो जाते हैं। तीसरी चीज होती है हमारा एसिटाइल कोलिन नाम का रिसेप्टर का लेवल, जो ट्रांसमीटर का बढ़ जाता है। इससे हमारी मेमोरी और प्रज्ञा विधा विकसित हो जाती है। और चौथा, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, तो हमारे स्ट्रेस के हार्मोन कम होने की वजह से हमको कोई प्रकार की एक्साइटमेंट और दुख की भावना नहीं होती। एंडोर्फिन कम हो जाने की वजह से हमारा पेन कम हो जाता है। उसके साथ तीसरा चेंज आता है न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस के साथ जो सर्किट है वो बदल जाती है। ब्रेन के अंदर जो हर एक प्रकार की जो संवेदना जाती है शरीर के नीचे के भाग से अंदर में, वो ब्रेन स्टेम से थैलेमस में जाती है और वहां से ब्रेन में स्प्रेड होती है, वो फाइल हो जाती है। और लेफ्ट ब्रेन का जो ये भाग है जिसको पैराइटल लोब्यूल कहते हैं, वहां एकदम ब्लड सर्कुलेशन डीप ध्यान के दौरान कम हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस, पर्सन का हो जाता है। हम एकदम बाहर की दुनिया से कट ऑफ होने लगते हैं। हमारा ईगो, वृत्ति, अहंकार, इच्छा सब होती है जो हम दूसरों के साथ जुड़े रहते हैं।
वो कम हो जाने की वजह से हमारे मन की सभी प्रक्रिया कम होने लगती है, जिसे हम मन में से अमन होने की प्रक्रिया कह सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण चेंज ब्रेन का जो ये आगे वाला प्री फ्रंटल एरिया है, मनुष्य जात जो पूरे विश्व में सभी प्राणियों से सर्वोपरि है, उसका कारण ये प्री फ्रंटल पार्ट है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। वो स्पेक्ट नाम के प्रयोगों में एंड्रयू न्यूबर्ग ने सब बताया। तो उसकी वजह से हमारी बुद्धि, इच्छा के कंट्रोल, हमारा प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, प्रायोरिटाइजेशन, जजमेंट, विवेक, ये सारी चीजें बहुत जोर से बढ़ जाती है और हम बहुत ही विकसित मेधा वाले हो जाते हैं। और इसके साथ भी और कुछ चेंजेस है जो हम आगे बताएंगे, पर ये सारी चीजें होने की वजह से हम बहुत प्रज्ञावान होते हैं और मन पे हमारा अंकुश आ जाता है और हम शांत हो जाते हैं, जिससे शरीर पे काफी फर्क आते हैं। वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। तो बहुत ही एक अहम मुद्दा रखा कि किस तरह से जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, उसके विकास में मेडिटेशन क्या मायने रखता है और किस तरह से ध्यान हमारे दिमाग की जो क्षमताएं है उसको बढ़ाता है। हम इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारा मस्तिष्क जो है, जो सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, उसी तरह हमारा जो हृदय है वो इसका हार्डवेयर है जिसको चलाता है। इसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह संचालित करता है। तो हृदय पे उसकी क्या असर होती है, उसकी कितनी गहराई से जो ध्यान है वो हृदय और जीवन को और मस्तिष्क इन तीनों को जो जोड़ता है, तो उसके बारे में गुंजन त्रिवेदी जी ने शोध किया है। तो गुंजन जी, आपका क्या अनुभव है, आपका क्या निष्कर्ष है? तो जैसे हम कोई दृश्य देखते हैं और हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, जैसे भय या खुशी, ऐसे ही हमारे जो हृदय के सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन की तरफ जाते हैं, उससे ब्रेन के ऊपर असर होती है। तो और हृदय के सिग्नल जो है, आप कोहेरेंस का अगर ग्राफ दिखाएंगे तो हमारी श्वसन क्रिया, जिसका बहुत महत्व दिया गया है योगिक प्रैक्टिसेस में, जैसे श्वसन क्रिया, सांस लेते हैं और उच्छ्वास करते हैं, उसी के साथ हृदय की धड़कनें बढ़ती है और उच्छ्वास के साथ कम होती है। ये जो कोहेरेंस है, जैसे आप आर जो ये जो अंतर है, दो पीक सिग्नल्स है उसके बीच में, वो अंतर कांस्टेंट नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली बदलाव उसमें रहता है। और जितना बदलाव है उतना हमारा शारीरिक और मानसिक हमारी परिस्थिति अच्छी है। तो श्वसन क्रिया पर ध्यान रखते हुए या फिर मंत्रोच्चार करते हुए या साधारण भ्रामरी प्राणायाम से भी हृदय की गतिविधि में परिवर्तन ला सकते हैं। और वो परिवर्तन, जैसे कोहेरेंस वाला हम ग्राफ देखेंगे कि अगर कोहेरेंट है तो उससे जो पाथवे है, ब्रेन टू हार्ट पाथवे, उससे एक मैसेज जाता है ब्रेन को कि सब अच्छा है, और वो ब्रेन की और मन की स्थिति में बदलाव लाता है। तो ये हमारे ध्येय है, हृदय के धड़कन को मेजर करके उसके कारण माइंड में क्या हो। जैसे आप ऊपर का डायग्राम या फिगर देखेंगे तो वो बिल्कुल कोहेरेंट पैटर्न है हृदय की, तो वो एक लय में है, एक लय में है और वो लय मेरे कंट्रोल में है जी, मेरी श्वसन क्रिया से या मंत्रोच्चार से या भ्रामरी प्राणायाम की आवाज से। तो वो ऊपर वाले जो डायग्राम है वो बताता है कि कोहेरेंट है। और जो नीचे वाला डायग्राम था, हम पहले वाले डायग्राम में जाएंगे, तो नीचे वाला डायग्राम है जब मेरा मन विचलित है, डिस्टर्ब है। और ये जो डायग्राम है तो उस पर बात करते हैं कि ये एक ध्यान के समय लिया गया हुआ है। हर 5 मिनट 40 मिनट की प्रक्रिया का पहले वाले डायग्राम में आप जाएंगे तो प्लीज, तो दो चीज होती है, तो कि हृदय की धड़कन कम होती है और उसके जो कोहेरेंस में बढ़ाव होता है, तो वो दोनों से हमारे मन पे असर होती है थ्रू द ब्रेन। सो ये पूरा हृदय और मन को जुड़ता है और जिसका कंट्रोल बिल्कुल मेरे हाथ में है। कैसे? श्वसन में। जैसे एक उदाहरण के तौर पे पतंजलि के योग सूत्र में 196 योग सूत्र है, खाली आसन के ऊपर 3 है, बाकी सब क्रिया, ध्यान या फिर प्राणायाम और उसी तरह कंपन, जैसे नाद योग, उसके ऊपर पतंजलि ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो ये मेरा मानना है और मेरा रिसर्च है कि पूरे हृदय के धड़कन में और उसके पैटर्न में क्या बदलाव आता है और वो कोहेरेंस कितना बढ़ रहा है। कोहेरेंस बढ़ाने से ध्यान बढ़ता है, ध्यान केंद्रित होता है,
फोकस बढ़ता है। ये सब प्रक्रिया में हमने काम किया। तो आपका हृदय भी उस लय में आ जाता है, उस ताल में आ जाता है, जिससे आपका पूरा शरीर संचालित होता है, आपका मन संचालित होता है। डॉक्टर पार्थ वैष्णव, आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत सारे ऐसे मनोरोगियों से मिलते हैं या ऐसी ऐसी अवस्थाओं से आप जूझते हैं जहां पे लोगों का जो मन है वो विचलित होता है, वो लय में नहीं होता है। तो आपका क्या अनुभव है ध्यान के बारे में? आपकी क्या अवधारणा है कि ध्यान से बहुत सारे रोग चले जाते हैं क्या? फैशनेबल वर्ड है मेडिटेशन और योगा, आज के ज़माने का बहुत फैशनेबल वर्ड है। और मेंटल हेल्थ के साथ योग और प्राणायाम, ध्यान सबको काफ़ी रेगुलर तौर से आजकल ज्वाइन किया जाता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर एक चीज़ का एक साइंस होता है, एक मेथड होती है, एक प्रोसीजर होती है। अगर उसको उसके हिसाब से फॉलो किया जाए तो बताए गए सारे नहीं, पर कई लोगों को कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली मानसिक रोग और योग प्राणायाम की बात करें तो मेरे पास आने वाले पेशेंट मुझे हमेशा पूछते हैं, सर डिप्रेशन आपने बोल दिया तो दवाई लेने की क्या ज़रूरत है, क्या मैं योग प्राणायाम नहीं कर सकता? मैं उनको एक ही आंसर देता हूँ कि आपको हार्ट अटैक आता है तब आप प्राणायाम करने बैठते हैं या फिर आपकी सर्जरी या जो भी इंजेक्शन इमरजेंसी है वो लेने की आप कोशिश करेंगे। मानसिक रोग अगर एक्यूट है, अगर कोई तीव्र सुसाइडल आइडिएशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, किसी के तीव्र लक्षण है, तब योग करने बैठना वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। योग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हर रोज़ की लाइफ में एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के तौर पे अगर योग किया जाए तो लॉन्ग टर्म में दिमाग में काफ़ी सारे चेंजेस, ईईजी की हमने बात की, हमने हार्ट वेव्स पे बात की, ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ सकते हैं। पहले ऐसे मानते थे कि ब्रेन एक पत्थर जैसा ऑर्गन है और ये एक बार बन गया, इसमें नुकसान हो गया तो इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। रिसेंटली न्यूरोप्लास्टिसिटी का पूरा नया कंसेप्ट आया जिसके ऊपर कई सारी मानसिक रोग, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाइयाँ भी बनाई गई। जो लोग योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं उनमें देखा जाता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग के कुछ एरिया जैसे कि हिपोकैम्पस जो मेमोरी स्टोर करता है, हैप्पी मेमोरीज, अच्छी मेमोरी स्टोर करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एमिगडाला जिसमें फियर रिस्पॉन्स, घबराहट या फिर डर पैदा होना, ये सारी मेमोरीज होती है, वो छोटा होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया है, एग्जीक्यूटिव हायर फंक्शनिंग जो अलग जानवरों से हमारा दिमाग जैसे अलग पड़ता है, उसका फंक्शनिंग बेहतर होता है। पर हम बात कर रहे हैं एक चीज़ लंबे टाइम करने की। ये कोई शॉर्ट टर्म की ट्रीटमेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आज डिप्रेशन है, योगा कर लिया, अच्छे हो गए। सेकंड, जो लोग योग, प्राणायाम, मेडिटेशन चालू करते हैं, यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर लाइफ टाइम नहीं लेनी है, या फिर एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं मसल्स डेवलप होते हैं, वैसे मेडिटेशन करने से दिमाग के मसल्स डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आपको बॉडी बिल्डर जैसे दिमाग को बॉडी बिल्डर बनाना है, जैसे कहते हैं एक प्रकार का ओलंपिक लेवल का मेडिटेटर कि कितने भी घंटों तक वो मेडिटेशन में जा सकता है, वो कर सकते हैं। एक इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि या ज़्यादा मेडिटेशन करने से दिमाग में डोपामीन नाम के एक पदार्थ का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। अगर ये कुछ खास एरिया में जैसे लिम्बिक कॉर्टेक्स नाम के एरिया में बढ़ गया तो जिसे आप कई बार आत्मा परमात्मा का मेल हो गया या फिर सुपर नेचुरल पावर से मुझे एक एहसास आया मेडिटेशन करने से, अगर ऐसे एहसास बार बार आते हैं, हमारी भाषा में इसे कई बार भ्रमणा, हेलुसिनेशन भी कहते हैं, या फिर कई लोग सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं जिनकी ट्रॉमेटिक मेमोरी है, जिनके पास्ट में कई खराब चीज़ें हुए, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस उनकी लाइफ में है, मराइटल प्रॉब्लम्स है, चाइल्डहुड अब्यूज़ है, और अगर सबकॉन्शियस माइंड के स्टेट में जाने से ये सारी मेमोरीज अवेकन हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स को एक पैनिक अटैक आना, घबराहट होना, डिप्रेशन के थोड़े सिम्टम्स आना हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको मेडिटेशन लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की मदद लेके आपके लिए कौन से आसन, कैसा मेडिटेशन, कितना टाइम ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सब करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल जो एक नए मेडिटेशन रिसोर्ट्स का कंसेप्ट आया है कि जहाँ पे जाके 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए मेडिटेशन में चले गए। अब ये क्या आपके लिए सूचित है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए लोकल लेवल पे आपको पहले मेडिटेशन एक्सपर्ट, अगर पहले से मानसिक रोग है तो आपके साइकियाट्रिस्ट को मिलके सलाह मशवरा करके आपके लिए सही उचित जो भी आसन है वो आपको करने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। जी, तो ध्यान ये उपभोग्य वस्तु नहीं है, ध्यान ये जीवन जीने का एक तरीका है, लेकिन ये तरीका भी किसी गुरु
या टीचर या एक्सपर्ट की सलाह लेके किया जा सकता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से आप शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वैसे आपका मन भी शुद्ध है, पवित्र है, उसके साथ भी वो छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर पार्थ वैष्णव का कहना है। हमारे साथ ऋषि रंजन जुड़े हैं। जी ऋषि, आप बताइए, आपने जो शोध जो हुए हैं, जिस तरह से दिमाग के ऊपर जब हम लोग मस्तिष्क में किस तरह की तरंगे पैदा होती है जब हम ध्यान करते हैं, तो उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए कि किस तरह से ये तरंगे क्या होती है और उसका विस्तार होने से हमारी जो क्षमताएं हैं उस पे क्या असर होता है। थैंक यू। आई थिंक बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और अगर आप देखें तो हमारे योग में क्या बताया गया, अगर आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, योगा स्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजया। उन्होंने बोला कि आप योग की दशा में रहकर काम कीजिए। तो योग को कोई बाई प्रोडक्ट या एडिशन नहीं समझा गया, उसको जीवन का पार्ट समझा गया। और ऐसा पार्ट समझा गया कि योग की दशा में रहकर काम कीजिए, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम बताया गया कि योग से यू विल बी वेरी एफिशिएंट, आपके कर्म में बहुत कुशलता आएगी, राइट। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये योग की दशा क्या है, इसको साइंटिफिकली कैसे हम लोग समझें आज के जमाने में। अगर आप देखिए तो अध्यात्म या मेडिटेशन क्या करता है, ध्यान क्या है। ध्यान किसी एक वस्तु पर हमारा मानसिक ठहराव बिना किसी प्रयास के, किसी एक वस्तु पर हमारा मानसिक ठहराव जैसे ही हम मन की अपनी गति जैसे शांत होने लगती है, वैसे ही हम में एक नई तरह की चेतना उभरती है। और उसी चेतना को ही हम जब विस्तार करते रहते हैं तो एक उच्च चेतना, जैसे कि योग की चेतना बोला गया, जैसे कि आत्मा परमात्मा का मिलन बोला गया, ऐसा कुछ घटित होने लगता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि वेलनेस को, जैसा कि ये भी बताया गया कि उसको हम बहुत ही मैटर रिलेटेड देखते हैं, स्थूल बहुत देखते हैं। लेकिन वेलनेस, अगर मनुष्य अस्तित्व देखिए तो उसके कई भाग हैं। एक स्थूल अस्तित्व है, यानी कि जो हमारा मैटर है, जो बॉडी है, जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन एक सूक्ष्म अस्तित्व है। सूक्ष्म अस्तित्व को कैसे समझाया गया? सूक्ष्म अस्तित्व को समझाया गया जैसे कि आप एक टीवी देख रहे हैं और आपका जो मन, और बगल के कमरे में कोई बच्चा रो रहा है। लेकिन अगर आपका मन, अगर आप देखिए स्थूल शरीर, आपके कान आंख दोनों ही रिस्पॉन्सेस को ले रहे हैं, मगर अगर आपका मन, जो कि आपका सूक्ष्म अस्तित्व है, अगर बच्चे के रोने में है तो आपको टीवी में कुछ है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी कि स्थूल इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता, स्थूल और सूक्ष्म को साथ में आना है। तो इसी को जान के एक स्टडी की गई कि भाई ये काम, ये योग की दशा कैसे होती है। और एक बेंगलोर के मशहूर अस्पताल निमहंस के साथ एक स्टडी की गई हार्टफुलनेस मेडिटेशन का। और हार्टफुलनेस मेडिटेशन में उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, एक जो न्यू कमर है, जिनको करीब 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, और एक जो काफी प्रोफिशिएंट मेडिटेशन वाले जी। तो स्टडी क्या की गई? स्टडी ये की गई कि ब्रेन वेव शिफ्ट्स, राइट। अगर डॉक्टर सुधीर साहब ने बताया, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो हमारा जो ब्रेन है उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो ब्रेन के सेल्स को आप न्यूरॉन समझ लीजिए, और न्यूरॉन आपस में बात करते हैं, एक कंपनी अवस्था में होते हैं, उसको आप ब्रेन वेव समझ लीजिए। तो जैसे हमारी जो हालत होती है उसी हिसाब से ब्रेन वेव्स बनती हैं। तो बीटा वेव्स में हम लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। बीटा वेव्स में हमारा मन थोड़ा एंशियस रहता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है, और ज्यादातर हमारा आजकल जो स्ट्रेस रिलेटेड है वो भी बीटा ब्रेन वेव्स की तरह ही पाया जाता है। इससे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अल्फा ब्रेन वेव्स होती हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स तब पाई जाती हैं जब ध्यान शुरू होता है, माइंड का जो चैटर है, जो उसमें जो बातचीत हो रही है वो थोड़ी सी शांत होने लगती है। उसके आगे थीटा ब्रेन वेव्स होती हैं। ये तब पाई जाती हैं जब आप सोने की अवस्था में होते हैं। और डेल्टा ब्रेन वेव्स ये पाई गई जब आपको डीपेस्ट ध्यान में जाते हैं, या सुषुप्ति अवस्था जिसको बताई गई है, राइट। तो उस तरह से ये ब्रेन वेव्स हैं। और एक और ब्रेन वेव्स होती है जिसको कहते हैं गामा ब्रेन वेव्स जी। गामा ब्रेन वेव्स बहुत ही एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स होती हैं, और इसको बोला गया कि जब आप हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं, यानी कि इनको जीनियस ब्रेन वेव्स भी लोग कहते हैं। यानी कि गामा ब्रेन वेव्स में जब आप आते हैं तो आपका जो माइंड है उसकी परसेप्चुअल एबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सारी चीजें एक साथ के साथ एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने लगती हैं, और एक हायर फिनोमिना ऑपरेट करता है लर्निंग के लिए, राइट। तो गामा ब्रेन वेव्स, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम लेट किया गया है कि गामा बीटा, फिर
आपका अल्फा थीटा right? डेल्टा, यस। तो राइट, अब इसमें पाया ये गया कि जब आप ध्यान करते हैं तो उन्होंने रिसर्च करके 3-4 चीजें बताई। पहला कि ब्रेन वेव शिफ्ट होता है हार्टफुलनेस मेडिटेशन में, ट्रांसमिशन की वजह से ब्रेन वेव जो शिफ्ट्स होती हैं वो आप चाहे नोवाइस हो या आप प्रोफिशिएंट हो, आपको जी। ब्रेन वेव शिफ्ट पाया जाएगा। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो प्रोफिशिएंट मेडिटेटर्स हैं उनमें ऑक्यूपिटल गामा ब्रेन वेव्स पाई गई। तो वो गामा ब्रेन वेव्स जो कि हायर लर्निंग फिनोमिना, वो पाया गया कि वो ऑक्यूपिटल लोब जो हमारे पीछे की तरफ जी। होता है, जहाँ पे हार्टफुलनेस मेडिटेशन में ये भी बताया गया कि जहाँ पे हमारा सेंटर है या सोर्स है, जो स्रोत है, जो हमारे पूरे शरीर को जी। जो पावर देता है, एनर्जी देता है, जी, वो पश्व कपाल, जी। राइट, एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये 2 चीजें बताई कि ब्रेन वेव शिफ्ट्स होती हैं ट्रांसमिशन की वजह से और हार्टफुलनेस मेडिटेशन में, भले ही आप नए हो या पुराने हो। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो प्रोफिशिएंट मेडिटेटर्स हैं उनमें ऑक्यूपिटल लोब से गामा ब्रेन वेव्स पाई जाती हैं और वो काफी तौर पे आपको हेल्प करती हैं। जी। और तीसरा उन्होंने बताया जो प्रोफिशिएंट मेडिटेटर्स हैं उनकी जनरल वेलबीइंग जो है, जैसे वो स्ट्रेस कैसे हैंडल करते जी। हैं, ज्यादातर जीवन का नजरिया कैसा है, वो सब प्रोफिशिएंट मेडिटेटर्स में जी, उन्होंने तो हमें पाया बहुत कि वो महत्वपूर्ण काफी बात अच्छी तरह बताई से कि पाया गया। तो ये किस तरह से जो वेव्स है, जिस तरह से जिस गामा वेव्स की हम बात करते हैं, कि इनका दिमाग, इनका मस्तिष्क, इसका मन बहुत ही एक चेतन अवस्था में रहता है। आपने देखा कि जब आप ध्यान की अवस्था में, डेल्टा जो स्टेट है एकदम, जब आप पूरे अचेतन अवस्था और एक चेतन अवस्था की बात है, इसी विस्तार में ध्यान का पूरा साम्राज्य बिछा हुआ है। डॉक्टर सुधीर शाह, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जिस तरह से ऋषि रंजन जी बता रहे थे गामा वेव्स के बारे में, आपने तो बहुत सारे स्टडीज किए हुए हैं, आपने तो दिमाग को भी देखा हुआ है, आपने प्रहलाद जानी जैसे जो व्यक्ति थे कि जो बिना खाए पिए भी इतने सालों तक जिंदा रहे, उसके पर भी शोध किया है। तो आपका वास्तविक अनुभव क्या है? देखिए, मेडिटेशन के बारे में काफी भ्रमणा मेडिकल फील्ड में भी है। मेडिटेशन कोई हेलुसिनेशन अब है नहीं। मेडिटेशन इज अ वेरी important neurobiological actual event and we can record हो सकता है, मैप हो सकता है, कंपेयर हो सकता है वगैरह। जैसे ऋषि जी ने बताया वैसे वेव्स का भी और केमिकल का वगैरह का जो सर्किट है वो कैसे बनता है। तो 3 टाइप के मेडिटेशन न्यूरोलॉजी की लैंग्वेज में हमने देखे। एक देखा कंसंट्रेशन, जब आप कोई पतंजल ऋषि की भाषा में जब चित्त कोई चीज पे एक लीन हो जाता है, तब धीरे धीरे ध्याता मतलब ध्यान करने वाला और ध्यान की वस्तु दोनों एक रूप हो जाने से वहां मन की समाप्ति हो जाती है। दैट इज कंसंट्रेशन मेडिटेशन। आप उसको कोई चीज पे ध्यान करो, साउंड पे ध्यान करो, विचार पे ध्यान करो, मतलब एक लीन हो जाओ। दूसरा है कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन, उसमें अलग से सर्किट काम करती है, अलग से वेव्स होते हैं, उसके अंदर अल्फा एकदम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, उसमें गामा नहीं आते, लेकिन बहुत ही कॉन्टेम्पलेटिंग टाइप की वेव जिसमें सिंक्रोनाइज ब्यूटीफुल अल्फा आते हैं। और कंसंट्रेशन में आपको बीटा से गामा जाते हैं, कॉन्टेम्पलेशन में अल्फा पैटर्न और फिर थीटा और डेल्टा, जिसमें प्रोफंडिटी और आपको जो कह सकते हैं, हमने देखा कि उसमें हाई क्रिएटिविटी और गॉडहुडनेस आ जाता है, अनुभव जो होते होते। तीसरा है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो महर्षि योगी ने बताया, उसमें अलग प्रकार की सर्किट और अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। पर तीनों प्रकार के अंदर अल्टीमेट डेरिवेशन ये जो हमने बताया कि लेफ्ट पैराइटल ब्रेन में जो सारी सर्किटें कम होने की वजह से वहाँ मन की सारी चीजें, जो मन के व्यापार है, जो हमको दुखी करते हैं, हमारे विचार, विकार, वृत्ति सब शांत होने लगते हैं और हम लिम्बिक सिस्टम जागृत होने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है, जिससे पल्स रेट स्लो होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, सांस धीरे से चलती है। योगियों की सांस देखो तो 6 से 10 होती है, हमारी हर मिनट के 12 से 16 होती है। जितना जितना योग में आगे बढ़ो आपकी सांस, पल्स प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये सारी बहुत ही डीप साइंस है और ध्यान से किसी को डरना नहीं चाहिए। पर जैसे पार्थ भाई ने बताया, जिसको एक्सट्रीम एंजाइटी है, एक्सट्रीम डिप्रेशन है, एक्सट्रीम डिमेंशिया है, एक्सट्रीम साइकोसिस है, वो 4 लोगों को बात करके सभी को कोई ना कोई पद्धति से ध्यान करना ही चाहिए। उससे कोई नुकसान नहीं है, मेरा गारंटी है उसमें। हालांकि नियमित प्रैक्टिस की जरूरत है,
कोई अच्छे गाइड की भी जरूरत है, और एक जो पद्धति बराबर सीख लेनी चाहिए, और कंप्लीट सरेंडर के साथ करने से ध्यान जैसा अमोघ शस्त्र दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हमारे धर्म की, संस्कृति की ये धरोहर है। सारे विश्व में योग की बात तो है, पर उसके ऊपर सर्वोपरि योग जो है ध्यान योग है, और उसी पे हमें ध्यान करना है। आसन तो शरीर के लिए है, प्राणायाम प्राण के लिए है, लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि तो आत्मा की प्राप्ति का है, परमात्मा की प्राप्ति का है। तो ये करना जरूरी है, तो हमें सबको करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर सुधीर, एक कॉलर का कॉल अभी आया है, हमें बताया गया। डॉक्टर हिना राठवा जी राजकोट से ये पूछ रही है कि हम ध्यान करने तो बैठते हैं लेकिन मन विचलित हो जाता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत लोगों का ये सवाल है। तो डॉक्टर सुधीर, आपका इतना लंबा अनुभव है, आपके पास इसका क्या जवाब है? की पाबंदी, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जिन्होंने ध्यान शुरू किया, मैंने भी 25 साल पहले शुरू किया, तो शुरू में मन बहुत विचलित होता था, पर जैसे जैसे अभ्यास से ध्यान करते हैं तो अच्छा रहता है। 6 महीने, 12 महीने, 2 साल में शांत होने लगता है मन। शुरू में अगर आपको ध्यान करना है तो मॉर्निंग में या लेट नाइट में करो, शांत अवस्था में करो, और पहले आप साउंड मेडिटेशन शुरू करो, जैसे ओमकार है या कोई ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ऐसा कोई भी मंत्र लेके करो। फिर धीरे धीरे आप कोई वस्तु या बिंदु पे कंसंट्रेट सीखो, फिर सांसों सांस पे, जिसको आनापानसति कहते हैं, वो करो, और फिर 10-12 दिन की जो साधना है, विपश्यना साधना, वो अवश्य जीवन में करो। परीक्षा ध्यान भी कर सकते हैं। ये सारी अवस्था में जब अब एक डीप ध्यान में जाओगे, तो जैसे डॉक्टर साहब ने, जैसे ऋषि ने बताया, जो थीटा डेल्टा आएगा या तो गामा आएगा, और जो सारी सर्किट मैंने बताने की कोशिश की और जो आपको पिक्चर मैंने दिखाई है रेड वाली, जो उस तरह से आपके दिमाग में बहुत शांति का अनुभव होगा, प्रज्ञा का विकास होगा, और के सारे व्यापार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। पर अत्यंत मेहनत की जरूरत है, एफर्टलेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, जैसा जिदु कृष्णमूर्ति ने कहा था, और कांस्टेंट अभ्यास, ये इसकी गुरु चाबियां है। देखो और जानो, और बिल्कुल निर्लेप भाव से देखो, जजमेंट मत करो, अपने मन के साथ लड़ो मत, ये इसकी चाबी है। तो ये भी धीरे धीरे सिखाया जा सकता है, जिस तरह से हम चलना सीखते हैं, जिस तरह से साइकिल चलाना सीखते हैं, वैसे ही ध्यान भी एक धीरे धीरे अभ्यास के साथ। लेकिन जैसे डॉक्टर पार्थ वैष्णव ने बताया, डॉक्टर सुधीर शाह ने भी बताया कि किसी गुरु या एक्सपर्ट की निगरानी में आपको करना चाहिए। गुंजन जी, समय बहुत कम है, लेकिन मुझे गांधी जी की बात ही याद आती है, जब भी आप कर्म करें तो आप हृदय और मन को जोड़ के करें, जिसे आप ब्रेन हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। तो क्या है ये ब्रेन हार्ट कोहेरेंस? क्यों मन और हृदय में एक संतुलन होना चाहिए, लय होना चाहिए, इससे क्या फर्क होता है? एक ध्यान में रखने की जरूरत है, ब्रेन पूरे शरीर में उसके नर्व से जुड़ा हुआ है, तो सिग्नल्स मिलते रहते हैं। हार्ट से जो ब्रेन में सिग्नल जो जाता है, ट्रेडिशनल जो हम मानते थे कि ब्रेन हार्ट को चलाता है, वो सही है, मगर हार्ट से जो सिग्नल जाता है, इसको एफरेंट पाथवे बोलते हैं, उससे ब्रेन वेव में बदलाव आता है, ब्रेन का पैटर्न चेंज होता है। तो हमने एक प्रयोग किया था, जैसे आनापानसति बोला डॉक्टर सुधीर जी ने, तो आनापानसति मीन्स हम सांस, अपने श्वास पे ध्यान लेते हैं, पूरा ध्यान उच्छ्वास और श्वास पे रहता है। दूसरी प्रक्रिया में हमने 4 अलग अलग चीज़ें 20 मिनट के लिए किया, और ये 20 मिनट ये ग्रुप खाली अपने श्वसन क्रिया पे ध्यान रखा। यहाँ पे पहले 5 मिनट जैसे बताया उन्होंने कि हमने भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग साउंड किया, जिससे मन उसमें केंद्रित रहता है, विचार आए तो दूसरा। ऐसे 4 करके हमने दोनों को कंपेयर किया, तो ये जो एक्टिव मेडिटेशन जिसमें आप कुछ प्रक्रिया करते हैं, कंपेयर टू यहाँ साइलेंस है, तो इसमें जो कोहेरेंस, हार्ट के सिग्नल ज़्यादा बढ़ते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा होती है, जिससे मानसिक शांति होती है। इसमें मूड, पॉजिटिव मूड बढ़ता है, नेगेटिव मूड कम होता है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं ध्यान से। डॉक्टर पार्थ, आपके एक मिनट बाकी आपके हमारे पास, आप बताइए, जो ध्यान कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ लाइफस्टाइल ये एक प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको रेगुलर तौर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके लॉन्ग टर्म काफ़ी आपको फ़ायदे हो सकते हैं। एक होते हैं योगी जो ध्यान करते हैं, जो आपको मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप टीवी देख रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उनमें से कोई योगी नहीं बनने वाला। एक होता है भोगी, जैसे ऐसा लगता है ये करने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा,
ना भी हो तो तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, करने में नुकसान नहीं है। तीसरा है रोगी जिसको पता होना चाहिए कि इससे सारे रोग अच्छे नहीं होने हैं, फ्यूचर में ये रोग मुझे ना, उसके लिए मैं भी चालू कर सकता हूँ। चौथे होते हैं सोशल मीडिया के जमाने में ढोंगी, जो अपने योग करते फोटो रखते हैं अपने मीडिया अकाउंट्स पे और उनको लगता है कि लाइक्स मिलने से मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ध्यान वही करे जिनको इंटरेस्ट है, जिनको ऐसा लग रहा है कि इसे लॉन्ग टर्म एक अपनी लाइफस्टाइल, एक लाइफ का भाग बना के आगे बढ़ पाएंगे। इससे कोई स्वार्थ ना रखे कि मुझे इससे ये फायदा या नुकसान होगा, मुझे आगे जाके एक अच्छी प्रैक्टिस करने से कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलना ही है। जी, तो स्वार्थ ना रखे तो योगी, रोगी, ढोगी, डोंगी और भोगी, जिसकी डॉक्टर पार्थ वैष्णव ने बात करी, और ध्यान भटकाने वाली इस दुनिया में ध्यान कैसा रखा जाए, उसका विज्ञान क्या है, इसकी आज हमने बात करी और बहुत ही अच्छी चर्चा रही। तो स्टूडियो में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर जी गुंजन त्रिवेदी जी आपका, डॉक्टर पार्थ वैष्णव आपका, और हमारे सरदई डॉक्टर सुधीर शाह आपका, और बेंगलोर से जुड़े हमारे ऋषि रंजन जी आपका, आप चारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए अलविदा कहने का मौका दीजिए। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक अलविदा। નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફોકસમાં હું પ્રાચી જાની આપનું સ્વાગત કરું છું। જોઈએ આજના મુખ્ય